सरस्वती नमस्तोभ्यं वरदे कामरूपिणीं विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है आपके जाने से पहचाने से यूट्यूब चैनल बोले तो एग्जाम कोच पर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, मेरे भावी शिक्षक और शिक्षिकाओं, आशा है, विश्वास है आप होंगे स्वस्थ, आप होंगे मस्त और आप होंगे व्यस्त। चलते हैं, आपकी क्लास की शुरुआत करते हैं वहीं से जहां से आपको गए थे छोड़ के। हम लोग समाज की क्लास कर रहे थे। समाज में अपने जो बहुत बड़े बड़े समाज थे, एक तो अव्ययी भाव जो 16 अर्थों में होता था, आपने उसको पढ़ लिया है। दूसरा जो तत्पुरुष समास था, 7 वो 6 विभक्तियों में होता था, है ना जी, 6, और उसके भेदों पर बीते थे, गति, प्रादि, अलुक, नई इत्यादि इत्यादि। ये सारे हम समास के, तत्पुरुष समास के भेदों पर भेद पढ़ लिए थे। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, कुछ ये पढ़ने वाले हैं, आप देखेंगे तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कर्मधारय समास पर। किस पर? हाँ जी, कर्मधारय, संस्कृत में कर्मधारय समास। और संस्कृत वाला पढ़ लिया तो समझो हिंदी वाला ऑटोमेटिक दौड़ के चला आएगा भाई साहब, उसको पुकारने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के बारे में एक लाइन आती है, विशेषणम विशेषेण बहुलम। क्या कहते हैं जी? कहा गया कि विशेषणम विशेषणम विशेषेण शेण बहुलम। ये परिभाषित करता है विशेषण विशेषण बहुलम कर्मधारय समास को, कि पता चल गया होगा विशेषणम विशेषण बहुलम। कभी कभी पूछता है निम्नलिखित कर्मधारय समास को बताने वाला सूत्र कौन सा है, तो आप कई सारे ऑप्शन रहते हैं। तो जैसे किसी में अन्य पद पदार्थ प्रधानो तत्पुरुष साहित्य आदि इस टाइप का था, उसे से ही कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषणम विशेषण बहुलम। विशेषण और विशेष की बहुलता से जहां पर समास होता है, जहां पर विशेषण और विशेष की बहुलता से समास होता है, उसको कहते हैं क्या, वहां पे कर्मधारय समास होता है। कौन सा होता है जी? तो कर्मधारय समास होता है। अब ये जो मतलब क्या है, कर्मधारय में 2 पद होता है, तो एक पद विशेषण होगा और एक पद विशेष्य होगा, क्योंकि यहां कहा गया है विशेषणम विशेषण बहुलम। विशेषणम मतलब विशेषण, विशेषण मतलब विशेष्य पद होता है। आप जानते होंगे, हिंदी पढ़े होंगे बहुत बढ़िया से, कि विशेषण और विशेष्य क्या होता है। जहां पर इनकी बहुलता होती है वहां पे समास कौन सा होता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है आपसे, कैसे पूछता है कि विशेषण और विशेष्य की बहुलता से समास होता है कौन सा, तो आपको बताना होता है भाई साहब कर्मधारय समास होता है। कौन सा होता है? कर्मधारय समास होता है। और यहां पर जब हम कर्मधारय की बात करेंगे तो इसमें कई भेदों पर भेद आते हैं भैया। क्या आते हैं? कई भेदों पर भेद आते हैं। वेदों पर भेद बोले तो जैसे आपको यहाँ पे एक मिलेगा क्या, कि उपमान पूर्व पद कर्मधारय। क्या होगा जी? एक होगा विशेषण पूर्व। देखो, विशेषण और विशेष में सारा खेला होना है भैया, क्योंकि इसमें 2 पद होगा, एक पद विशेष होगा, एक पद विशेषण होगा। और उसमें कैसे, उन्हीं को कैसे 3 भागों में हम पढ़ते हैं, तीन प्रकार में। तो पहला जो आपका है विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, एकदम सिंपल सा, जो नाम होगा सारा काम वहीं से हो जाएगा। विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, पूर्व पद कर्मधारय मतलब तो आप समझ गए होंगे क्या बताना क्या समझाना। इतना लिखने से ही आपके दिमाग में आ गया होगा कि सीधा लिखा हुआ है कि विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। मतलब क्या समझ रहे हैं? विशेषण मतलब विशेषण होता है पूर्व पद, क्योंकि किसी भी समास में 2 पद होते हैं, एक होता है आपका पूर्व पद, एक होता है आपका उत्तर पद। तो यहां पर क्या कहा गया है, पूर्व पद की बात की गई है। कहा गया है जिस समास में क्या हो, जिस समास में पूर्व पद में क्या हो, विशेषण। पूर्व पद क्या हो, एक विशेषण हो, तो वो क्या होगा, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास कहलाएगा। इसमें क्या होगा, 2 पद होगा, एक होगा पूर्व पद होगा, एक होगा, जैसे एक होगा पूर्व पद, एक होगा उत्तर पद। ये जो पूर्व पद होगा ये क्या होगा, यदि यही क्या हो, विशेषण हो, यही क्या हो, विशेषण हो, तब ये समास कैसा होगा, तो विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास में आएगा। और समझ में आया? इतनी सी बात समझ में आई कि नहीं आई? जहां पर पूर्व पद में विशेषण का प्रयोग हो वो कैसा समास होगा, वो विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास कहलाएगा। अब इसमें कुछ उदाहरण से आते हैं, देख लेते हैं, इसमें समझ लेते हैं, कुछ उदाहरण समझ लेते हैं इसके।
और जब पूर्व पद विशेषण होगा तो उत्तर पद क्या होगा, तो हम ऐसे कुछ समझ लेते हैं। अब ऐसे ऐसे पूर्व पद और उत्तर पद, तो पूर्व पद जो होगा आपका क्या होगा, ये तो आपका विशेषण होगा। क्या होगा, ये विशेषण होगा। उत्तर पद क्या होगा, फिर जब विशेषण होगा जाहिर सी बात है ये क्या होगा, विशेष्य होगा। ये विशेषण होगा और ये विशेष्य होगा। समझ में आया? देख लेते हैं उदाहरण के तौर पर, जैसे कहते हैं कि कृष्ण सर्पः, क्या, ध्यान दीजिएगा, कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पः, खुद भी बोलो, कृष्ण सर्पः मतलब काला सांप। कौन सा भैया, काला सांप। कैसा सांप, तो कहते हैं काला सांप। पहला पद क्या है, पूर्व पद क्या है, क्या है यहाँ पे, कृष्ण है। उत्तर पद आपका सर्प है। तो विशेषण विशेष से आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसकी विशेषता बतलाई जाए, जिस शब्द से विशेषता बतलाई जाती है वो विशेषण कहलाता है, और जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वो विशेष्य पद होता है। तो यहां पर कृष्ण सर्पः, पूर्व पद कृष्ण है, मतलब काला सर्प मतलब सांप, काला सांप। अभी जो यहाँ कृष्ण है ये क्या है, यहां पर विशेषण है, ठीक है, माफ कीजिएगा, ये क्या है, कृष्ण क्या है, विशेषण है। सर्प क्या है, विशेष्य है, जिसकी सर्प की विशेषता क्या बतलाई जा रही है कि सर्प कैसा है, काला है। तो काला उसकी विशेषता हुई, और जो विशेषता होती है वही उसका विशेषण कहलाता है। तो वही कह रहे हैं, जब पूर्व पद क्या हो, जब विशेषण हो, उत्तर पद विशेष्य हो, तो समास कौन सा, कर्मधारय समास। और कर्मधारय में भी कौन सा वाला, तो कहोगे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास। समझे कि नहीं समझे? और अगर इसका विग्रह करोगे तो, क्योंकि ये समानाधिकरण तत्पुरुष का वेद है, समानाधिकरण तत्पुरुष का वेद कर्मधारय समास होता है, तो इसमें समान अधिकरण समान विभक्तियां होती हैं। इसका विग्रह हो जाएगा कृष्ण कृष्ण सर्पः, क्या हो जाएगा, कृष्ण सर्पः, क्या हो जाएगा, कृष्ण सर्पः। जैसे एक उदाहरण आपका और देख लो, उदाहरण देख लो, जैसे कहते हैं महाराजा, महादेव लिख लो, महादेव, क्या, महादेव। अब इसका क्या होगा, कहेंगे महान चासौ देव, क्या कहोगे इसको, महान चासौ देव। अक्सर जहां महा शब्द आए शुरुआत में, वहां चासौ चासौ चासौ, चा धन असौ, चासौ चासौ का प्रयोग होता है, याद रखना विग्रह में, महान चासौ देव। जैसे यहीं पर अगर होता महानदी, महानदी, महान देव या महान चासौ देवा। और यहां अगर महानदी है तो क्या होगा, महानदी है तो आपका होगा, क्योंकि ये महानदी स्त्रीलिंग है, तो यहां पर जब इसका ध्यान देना, विग्रह करते समय महान नहीं होगा, यहां पर होगा महती नदी। क्या होगा, महती नदी। यहां पर महान शब्द का प्रयोग किया गया, क्यों, क्योंकि ये पुल्लिंग था, महान महती महत, महान महती महत शब्द का प्रयोग होता है। समझ में आया, महान महती महत। और इसी में कहीं अगर आपका होता है क्या, अगर यहीं पे कहीं कहीं पर आपका अगर नपुंसक लिंग का शब्द होता तो महान की जगह महत हो जाता, महती की जगह महत हो जाता। अगर कहीं नपुंसक लिंग का है तो वहां महत हो जाएगा, और कहीं पुल्लिंग है तो महान हो जाएगा, और कहीं अगर स्त्रीलिंग है तो महती हो जाएगा। ये याद रखना, जहां पर महा 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 शब्द आए वहां पर विग्रह करते समय। बाकी महानदी, महादेव, महाकवि इत्यादि 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 सब में क्या है आपका विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास होता है। ठीक है जी। जैसे रक्त, आप कह सकते हैं जैसे नीलोत्पलम, अच्छा उदाहरण है, नीलोत्पलम कैसा उदाहरण, बढ़िया उदाहरण भैया, इसको पढ़ लेना। कौन सा पलम, तो कहेंगे भैया क्या क्या क्या, नीलोत्पलम, क्या होगा, नीलोत्पलम। ठीक है, इसका जो विग्रह होगा क्या होगा, नीलम उत्पलम, क्या होगा जी, नीलम
उत्पलम। नीला, उत्पल मतलब क्या होता है? कमल। नीला कमल, ठीक है जी, नीला कमल। कैसे नीला कमल? नीला क्या है? इसकी विशेषता है। ये नीला किसकी विशेषता है? तो कमल की विशेषता है। तो कमल क्या हुआ? विशेष पद हुआ, कमल विशेष हुआ, और नीला होना उसका विशेषण है। तो एक ऐसा जब पूर्व पद इसमें नीला शब्द है, नीलम लिखा है, और यही विशेषण है, तो ये पूर्व पद विशेषण कर्म, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। ऐसे जैसे महर्षि, महान 400 ऋषि, महर्षि, माफ कीजिएगा, महर्षि महान 400 ऋषि, ठीक है, महान 400 ऋषि। 400 का प्रयोग अक्सर होगा जहां जैसे महारथी, महान 400 रथी, महारथी, महान, जैसे महारथी शब्द है, याद रखना, मतलब लिखवा दे रहा हूं, विग्रह आप लिख लीजिएगा, महारथी, तो महान 400 रथी इसका विग्रह हो जाएगा। श्रेष्ठ पुरुषः, याद लिख लो, इसको तो लिख लो भैया, क्या है? श्रेष्ठ पुरुषः, कुछ नहीं करना है, समानाधिकरण तत्पुरुष है, तो इसका जो विग्रह होगा श्रेष्ठ पुरुषः, दोनों में समान विभक्तियों का प्रयोग, श्रेष्ठ पुरुषः का प्रयोग, ठीक है जी, कोई दिक्कत? महापुरुष, महान 400 पुरुष। ऐसे ही महाकाव्यम, हाँ इसको लिख लो, ये जो आपको मैं महान महत महती जो बता रहा था, इसको थोड़ा सा छाप लो, इसको लिख लो, महती वाला एक उदाहरण। जैसे महाकवि क्या है? कहते हैं कि आपको महाकाव्यम, महाकाव्यम, इसको हम थोड़ा कलरफुल बढ़िया लिख दें, क्या है? ऐसे कहते हैं महाकाव्यम, क्या है? महाकाव्यम। अब जो काव्य शब्द है, काव्य में नपुंसक, उत्तर पद नपुंसक लिंग में है, तो इसका जो विग्रह होगा कुछ ऐसे होगा, ना महान लिखा जाएगा ना महती लिखा जाएगा। जब पुल्लिंग है तो क्या लिखा जाएगा? महत, क्या लिखा? महत काव्यम, क्या लिखा जाएगा? महत काव्यम, समझ में आया? महत काव्यम। यहाँ क्या लिखा था? महान। यहाँ क्या लिखा था? महती नदी। समझ में आया? इतनी चीजें हैं, तो विशेषण पूर्व पद कर्मधारय का उदाहरण रहा। उससे उसी के बाद इसी में दूसरा आता है, इसी में आपका दूसरा आता है। दूसरा क्या आता है? तो कहते हैं आपका दूसरा है भैया, क्या क्या क्या, दूसरा कुछ ऐसा है, दूसरा आप ऐसा लिख सकते हैं कि उपमान पूर्व पद कर्मधारय, क्या? उपमान पूर्व पद कर्मधारय, उपमान पूर्व पद कर्मधारय। पिंक वाला कम दिख रहा है क्या? चलो, पिंक वाला कम दिख रहा है तो इसको हम कलर एंड फुल कर देते हैं, ना? क्या है? कहते हैं कि उपमान पूर्व पद कर्मधारय। उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास सीधे सीधा मतलब है कि जिसमें पूर्व, उपमान और उपमेय दो चीजें होती हैं। एक होता है उपमान, एक होता है उपमेय। तो सीधा सीधा अगर इसका नाम ही लिखा है उपमान पूर्व पद, मतलब उपमान कौन होगा? तो जो पूर्व पद होगा वो क्या होगा? वो कोई उपमान होगा, ठीक है। और उपमेय कौन होगा? तो कहेंगे उत्तर पद क्या होगा? कोई उपमेय होगा। समझ में आया? पूर्व पद उपमान होगा, उत्तर पद उपमेय होगा, तो वहां पे समास कौन सा? उपमान पूर्व पद कर्मधारय की श्रेणी में आएगा। उपमान तो आप जानते हैं, उपमान क्या होता है? कहते हैं जिस शब्द से, जिससे उपमा दी जाए वो क्या कहलाता है? उपमान कहलाता है। जिसकी उपमा दी जाए वो उपमेय कहलाता है। जैसे कहते हैं, सबसे बढ़िया उदाहरण और बेहतरीन उदाहरण है घनश्याम। क्या है? हाँ, कहते हैं घनश्याम। क्या कहते हैं? घनश्याम, घनश्याम। अब घनश्यामा को हम अगर इंपॉर्टेंट उदाहरण है आपके लिए, कर्मधारय समास है, तो कहते हैं घन इव श्याम, घन इव
श्यामः। इसमें पूर्व पद घन है जो कि उपमान है, और श्याम जो है उसका उत्तर पद है। श्यामता कैसी है, घन की तरह, है ना जी। आई बात समझ में। जैसे आप नवनीत कोमलम कहते हैं, नवनीत कोमलम, नवनीत मतलब होता है आपका नवनीत के समान कोमल, बिजली सी चंचल, विद्युत चंचला, इसको लिख लो विद्युत चंचला, विद्युत, विद्युत चंचला, विद्युत चंचला। तो कहना विद्युत इव चंचला, विद्युत इव, आपकी विद्युत इव चंचला, ठीक है जी, इव चंचला। विद्युत की तरह चंचल, के समान चंचल, इव, इव ध्यान देना, इसमें क्या आता है हमेशा, अगर इव इव करके है इसका मतलब ये उपमान पूर्व कर, उपमानता इसमें दिखलाई जा रही है। इसमें लिखा है विद्युत इव चंचला, विद्युत के समान चंचल, की तरह, जिसकी तरह कहा जाए वो उपमान है, और जिसकी उपमा दी जाए वो क्या है, उपमेय है। तो विद्युत की तरह चंचल है, किसकी तरह, के समान, विद्युत के समान चंचल, तो विद्युत इसमें क्या हो गया, इसमें उपमान पद है। समझ में आया। आईबास चंद्रमुखम, अरे वाह, आपने तो कई बार सुना होगा चंद्रमुखम, क्यों जी, अपना अपना चंद्रमुखम भैया, समझ रहे हैं ना जी। चंद्रमुखम, आह, चंद्र इव मुख, चंद्र, चंद्र इव मुख, चंद्र इव मुखम, ऐसे कर सकते हैं आप इसको, क्या, चंद्र, चंद्र के समान मुख, चंद्र इव मुखम, चांद के समान मुख वाली, चांद सी महबूबा हो मेरी, मैं कब मैंने ऐसा सोचा था, सुना है कि नहीं सुना है। तो चांद सी महबूबा, तो महबूबा को क्या बताए हैं यहाँ, चांद सी बतलाए हैं। चंद्र इव मुख, मुखम, चंद्रमा के समान है मुख जिसका, वही चांद सी महबूबा का। समझ में आया। तो चांद सी महबूबा में समास कौन सा, कहोगे उपमान पूर्व पद कर्मधारय समास हो रहा है। समझ में आया। हाँ, कब ऐसा मैंने सोचा था, सोच लेना। सोचने में कौन सा पैसा लगता है? सोच लेना, ठीक है। हाँ, तो जैसा सोचा था वैसा ही मिलेगा। आओ चलते हैं, जितना बढ़िया समाज पढ़ोगे उतना बढ़िया आपको प्राप्त होगा, आपके जीवन में वैसे ही चीज़ें प्राप्त होंगी। इतने अच्छे अच्छे उदाहरण इसलिए मैं देता हूँ, इसलिए नहीं देता हूँ कि केवल और केवल केवल चंद्र के समान मुख में आप पढ़े रहें, नहीं पढ़ो, लेकिन कब, जब आपका समास अच्छे से हो जाए, शिक्षक भर्ती निकाल लो, तो ऑटोमेटिक ये है कि आराम से एकदम बेहतरीन तरीके से ऐसे आपके पास आएगा, क्या, चंद्रमुखम। आई बात गई समझ में। आगे चलते हैं, एक आध और लिख लो, नहीं तो ज़्यादा, जैसे पुरुष व्याघ्र, क्या है, ले तुरंत, कहीं हम बात कर रहे थे किसकी, अभी तक चंद्रमुखम की बात हो रही थी, तुरंत लाग दें क्या, पुरुष व्याघ्र। भाई हमारे मतलब पुरुषों, आपके लिए व्याघ्र शब्द का ही प्रयोग हुआ है, माफ कीजिएगा, क्या कर सकते हैं। ऐसा पाणिनि उदाहरण लिख के चले गए तो हमको पढ़ाना पड़ रहा है, हम भी मजबूर हैं। पुरुष, तो इसका मतलब ही यही होता है, व्याघ्र के समान पुरुष। बस अपनी थिंक जो है पॉजिटिव रखो, कि इसमें तुम्हारी महानता दिखाई जा रही है। पुरुषः इव, पुरुषः व्याघ्रः इव, व्याघ्रः इव, पुरुष कैसा है, व्याघ्र के समान है? पुरुष कैसा है, व्याघ्र के समान है। अब इसमें पॉजिटिव सोच के सोच लो कि बड़े महान हैं आप, है ना जी, बड़े मजबूत हैं आप, बड़े निडर हैं, ठीक है। अब उसके स्वरूप में मत जाना, उस व्याघ्र के स्वरूप में मत जाना, क्योंकि यहाँ स्वरूप की बात नहीं की जा रही है। पुरुषः व्याघ्रः इव, क्या, पुरुषः व्याघ्रः इव, पुरुषः व्याघ्रः इव, ठीक है। एक दो उदाहरण और देख लो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई साहब। हाँ, नरसिंह, हाँ, नरसिंह इव, नर, नरसिंह, क्या, नर सिंह, क्या कहेंगे, नरः सिंह इव, नर कैसा है, सिंह इव,
सिंह के समान है। नर कैसा है? दुग्ध धवलम, लिख लो इसको, क्या है? दुग्ध धवलम, दुग्ध धवलम। कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। कैसा धवल? दुग्ध के समान धवल। दूध कैसा होता है? सफेद होता है। किसी चीज की धवलता बताना चाह रहे हैं तो कह रहे हैं किसके समान? आपके दांत कैसे? तो कह रहे हैं दूध के समान दांत हैं, एकदम सफेद सफेद, है ना जी, एकदम सफेद सफेद। दुग्धम, दुग्धम इव धवलम। समझ में आया? समास कौन सा? तो कहोगे उपमान पूर्व पद। ये धवल, किसी चीज की धवलता किसके समान है? किससे इस धवलता की उपमा किससे दी जा रही है? तो उपमान कौन? जिससे उपमा दी जाए उपमान होता है। उस दुग्ध से उपमा दी जा रही है तो दुग्ध क्या है? उपमान है। और कहाँ पे? तो पूर्व पद में है। तो समास कौन सा? उपमान पूर्व पद कर्म धारय। घन इव श्याम विद्युत चंचला चंद्रमुखम पुरुष व्याघ्र नरसिंह दुग्ध धौलम इत्यादि 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 में समास कौन सा? इस सब में समास है आपका आपका अपना समास। बोले तो क्या? उपमान पूर्व पद कर्म धारय समास। चलते हैं 2 कदम और बढ़ते हैं। जब ये हो जाता है तो आपका तिसरका आता है, और तिसरका आपसे कहता है भैया रूपक। क्या? रूपक कर्मधारय, कोई पद नहीं, रूपक कर्मधारय समास। ले उपमान आया, विशेषण आया, फिर रूपक आया। रूपक तो जानते हैं कि भेद रहित आरोप है। रूपक तो जानते हैं कि भेद रहित आरोप, कोई समान, इसके समान उसके समान कुछ नहीं भैया, एकदम भेद रहित आरोप होता है। जैसे कि कहें कि हाँ हाँ हाँ, अगर आप किसी रज्जु को सांप मान ले रहे हो, उस पर भेद रहित कि वो रस्सी ही सांप है, ही, हाँ, जो कहते हैं ही, मतलब एकदम कंफर्म कर दे रहे हैं कि ये रस्सी ही सांप है, ही सांप है, मतलब एकदम भेद रहित आरोप है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है इसमें कि कुछ और हो सकता है, वो रस्सी सांप ही है। ऐसा जब निश्चित हो जाए तो आपका रूपक कर्मधारय समास होता है। जैसे आपका एक उदाहरण देखो, कहते हैं शोकाग्नि। क्या बोलते हैं जी? कहते हैं शोकाग्नि। क्या? शोकाग्नि, शोकाग्निस्तु, शोकाग्नि। अब ये शोकाग्नि का क्या होगा? शोक एव अग्नि, शोक एव अग्नि। समझ में आया? शोक ही क्या है? अग्नि है। अच्छा, अग्नि बड़ी ज्यादा अग्नि खतरनाक होती है कि शोक खतरनाक होता है? बताओ, खतरनाक कौन होता है? खतरनाक भैया अग्नि होती है। भले हम फिलॉसफी में जोड़ दें कि नहीं नहीं भैया शोक ज्यादा खतरनाक होता है, ठीक है होता है, शोक हुआ तो बच सकते हो। कहीं अगल किसी अग्नि में ले जाकर आपको डाल दिया जाए तो कहा बच सकते हो? नहीं, चिल्लाओगे पता नहीं का होगा, कुछ नहीं। शोक एव अग्नि, शोक ही क्या है? है, शोक ही क्या है? अग्नि है। शोक ही क्या है? अग्नि है। शोक रूपी अग्नि, मतलब अग्नि ज्यादा खतरनाक होती है। कैसी अग्नि? तो कहते हैं शोक रूपी अग्नि। समझ में आया? इस शोक को ही क्या मान लिए हैं? अग्नि मान लिया गया, भेद रहित आरोप हो रहा है। शोकेव अग्नि विद्या, विद्या धनम, विद्या एव धनम। समझ में आया? जैसे कहते हैं क्या? विद्या धनम, यहाँ विद्या को ही क्या मान लिया गया? धन मान लिया गया, कोई गुंजाइश नहीं। विद्या धनम, तो कहते हैं विद्या एव धनम। क्या बोलते हैं? विद्या एव धनम। विद्या ही क्या है? धन है। विद्या ही क्या है? धन है। विद्या ही धन मान लिए, विद्या को ही धन मान लिए। अब ऐसा नहीं कि विद्या रूपी धन, नहीं, विद्या ही बता दे रहे हैं, कंफर्म कर रहे हैं कि विद्या ही धन है। तभी विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम, विद्या रूपी धन। समझ में आया? आई बात गई समझ में? एकदम भेद रहित आरोप है कि विद्या रूपी धन। कैसा धन? तो कहते हैं विद्या रूपी धन। विद्या को ही क्या मान ले रहे हैं? धन मान लिया जा रहा है। विद्या एव धनम, विद्या ही एव मतलब ही, धन मतलब धन है। तो यहाँ पर कैसा है?
रूपक है, रूपक में यही होता है, एकदम भेद रहित आरोप होता है, उसे रूपक कहते हैं। जैसे मुख कमलम, याद रखना, चंद्रमुखम छोड़ दो, मुख कमलम, इधर आ जाओ, कहाँ, मुख कमलम। आपने कभी कहा, आपने भी कई बार बड़ाई की होगी, अरे भैया आपका झूठा ही किए होंगे, लेकिन किए तो है ही है कि मुख कमलम, अरे आपका कमल तो एकदम, आपका सॉरी, आपका कमल मुख के समान नहीं, आपका मुख एकदम कमल के समान है। चाहे झूठा ही बड़ाई किए होंगे, पक्का है। तो मुख, अब क्योंकि आप मान चुके थे वहां पर रूपक कर्मधारय, आप मान चुके थे, क्या कहते थे कि मुख, मुखमेव कमलम, आपने मान लिया था मुखमेव कमलम, मुखमेव कमलम, मुख ही है कमल रूपी मुख भैया। कैसा, तो कमल रूपी मुख, जो मुख को ही क्या माने हैं, मुख रूपी कमल, ऐसा हो जाएगा। मुखम, मुख ही है क्या कमल, मुखम एव कमलम, मुख मतलब, मुखम मतलब मुख, एव मतलब ही, कमल मतलब कमल, मुख ही क्या है, कमल, ऐसा मान लिया गया। मुख सा कमल नहीं, मुख के समान कमल नहीं, मुख एव कमलम, मुख ही क्या है, कमल है। जब ऐसा मान लिया गया, कौन सा समास, रूपक कर्मधारय समास। ठीक है, कोई दिक्कत। परीक्षा पयोधि, परीक्षा पयोधि, अब परीक्षा और पयोधि दो चीजें हैं। अब परीक्षा पयोधि मतलब होता है सागर है, परीक्षा एवं पयोधि, इसको ऐसे कर सकते हैं, परीक्षा, उदाहरण रट लेना, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, परीक्षा एवं पयोधि अस्तु, परीक्षा एवं पयोधि, परीक्षा रूपी सागर। सागर क्या है, परीक्षा ही सागर है, समझ में आया, सब कुछ पूछ लेता भैया। तो परीक्षा रूपी सागर, यहाँ पे ये सब कौन से समास थे, तो कहते हैं ये सब उपमान, सॉरी, रूपक कर्मधारय समास थे। इसी कर्मधारय की श्रेणी को आगे बढ़ाते हैं, तब कहते हैं भैया उभय पद विशेषण, एक और आता है, इतने के अलावा भी आता है, याद रखना, बहुत कठिन नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल सा, थोड़ा दिमाग लगाना है। उभय, उभय पद विशेषण कर्मधारय, उभय पद विशेषण कर्मधारय समास। उभय पद दो तीन बार इसको उच्चारण कर लो, सब आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा आपको। उभय पद विशेषण कर्मधारय, दृश्यते नवा, ना दृश्यते, थोड़ा कम दिख रहा है, अच्छा, उभय, उभय पद विशेषण कर्मधारय, ठीक है। उभय पद विशेषण कर्मधारय, इसमें क्या होगा, उभय पद विशेषण मतलब विशेष, अभी पहले शुरू में क्या हुआ, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, जिसमें केवल एक ही पद, कौन सा वाला, पूर्व पद में विशेषण हो तो कर्मधारय होता था विशेषण पूर्व पद। अब इसमें क्या होगा, उभय पद विशेषण, इसमें दो के दोनों पद का होंगे, दोनों विशेषण होंगे, तो कैसा समास होगा, वो भी कर्मधारय में आएगा भाई साहब। तो चलो एक उदाहरण के माध्यम से दृश्यते देखते हैं। जैसे कहते हैं पीत कृष्ण, क्या कहते हैं, पीत कृष्ण, पीत कृष्ण, पीतः चासौ कृष्ण, पीतः चासौ, अब ये कहेंगे, ले ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, पीतः चा कृष्ण चा, आप कर तो ऐसे भी सकते हैं, लेकिन समास पूछे तो कौन सा होगा, कर्मधारय, याद रख लेना, नहीं तो दो पद देखे चा लगा के काम कर लो, भैया कर तो लोगे लेकिन चा तो लग भी जाएगा, विग्रह एकदम द्वंद्व, द्वंद्व समास चार्थे द्वंद्व की तरह ही होगा। किंतु जब कहाँ कहीं पर दो ठू कलर दिया हो, है जैसे काला नीला, हरा पीला, है ना जी, गुलाबी और वो का बोलते हैं फिरोजी,
उदाहरण बता रहे हैं। अगर ऐसा दो ठो कहीं कलर दिया हो और उस बीच में समास हो, तो दो कलर के पूर्व पद में भी कोई किसी कलर कोई रंग का नाम दिया हो, उत्तर पद में भी कोई रंग हो, तो वहां पे समास कौन सा होगा? कर्म उभय पद कर्मधारय समास होगा, उभय पद विशेषण कर्मधारय समास होगा। याद रखना, द्वंद्व समास नहीं लगाना है। जैसे इसी में और एक ठो आता है, श्वेत कृष्ण। क्या आता है? श्वेत कृष्ण, श्वेतः च कृष्णः च, श्वेत कृष्णः क्या हो जाएगा? सही लिखो, श्वेतः चासौ कृष्णः, चाहे श्वेता च कृष्ण च। ठीक है जी। अब यहां ऐसा नहीं है कि श्वेतः चासौ कृष्ण लिखा गया तो यहां द्वंद्व समास नहीं। समास कौन सा? दो श्वेत और कृष्ण, दो कलर हैं। समास कौन सा होगा? उभय पद विशेषण कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है। एक वेरी इंपॉर्टेंट, चराचरम। क्या? चराचरम क्या हो जाएगा? चरंचा अचरंचा। ठीक है जी। क्या हो जाएगा? कहते हैं चरम चा अचरम चा। समझे? चरम चा अचरम चा, ध्यान देना। चरा 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 पूछता है कभी चरा चरम में कौन सा समास, तो कभी द्वंद्व नहीं। कौन सा चरा चरम में समास आपका? कर्मधारय। कौन सा वाला? तो कहेंगे उभय पद कर्मधारय। समझेंगे नहीं? रक्त पीता, इसको भी देख लो, दो कलर आ गया है, रक्त और पीत, लाल और पीला, रक्त पीता। तो क्या होगा? रक्तम रक्तश्च पीतश्च। क्या हो जाएगा? रक्तश्च पीतश्च। यहाँ पे दो कलर हैं भैया, पूर्व पद में भी एक कोई रंग है, उत्तर पद में कोई रंग का नाम है। जैसे यहाँ भी रंग का नाम, यहाँ भी। अब दो कलर होता है, पूर्व पद में भी उत्तर पद में, अगर दो कलर हैं पूर्व में उत्तर में, समास कौन सा? कर्मधारय। कौन सा कर्मधारय? तो उभय पद विशेषण कर्मधारय समास होगा। समझ में आया? कृता कृतम। क्या क्या होगा? कृता, हाँ, क्या होगा? तो कहते हैं कृता, लिख लो, कृता कृतम, कृतन च अकृतम च, कृतम च अकृतम च। ठीक है जी। कृतम च अकृतम च समास कौन सा? तो कभी चा देख के द्वंद्व मत मार देना, तो उभय पद विशेषण कर्मधारय समास होगा यहाँ पे। ठीक है, आई बात समझ में? शीतोष्णम। क्या? शीतोष्णम समास कौन सा? शीतम च उष्णम च, शीतम च उष्णम च। ठीक है जी। समास कौन सा? बता देना। समास यहाँ पे कर्मधारय समास है। कौन सा? पूर्व ठंडा और गर्म, शीतम मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म, ठंडा और गर्म। तो समास कौन सा होगा? यहाँ पे उभय पद विशेषण कर्म धारय समास। कोई दिक्कत, कोई समस्या है ना जी? आगे चलें, आगे चलते हैं। बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं एकदम नए नए शुरुआत के साथ, एकदम बेहतरीन जबरदस्त। ये आपका कर्मधारय समास था, इसमें 3 प्रकार थे। पुनः एक बार जल्दी से आपको हम दिखा देते हैं, जल्दी से आप देख लें। यही शुरुआत किया था मैंने। कर्मधारय समास विशेषणम विशेषण बहुलम, मतलब क्या होता है भैया? विशेषण और विशेषण और विशेष्य की बहुलता से समास जहाँ पे हो वहाँ से कौन सा? कर्मधारय समास। कितने? तो ये 3 प्रकार का होता है। पहला है विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, मुख्यतः 3। विशेषण पूर्व पद, नाम से कि पूर्व पद में क्या होगा? कोई विशेषण होगा, उत्तर पद विशेष्य होगा। पूर्व पद विशेषण, उत्तर पद विशेष। समास कौन सा? पूर्व पद। जैसे कृष्ण सर्पः, महादेवा, महानदी, नीलोत्पलम, महर्षि, श्रेष्ठ पुरुषा, महाकाव्यम इत्यादि इत्यादि। सब महारथी, ये सब किसके उदाहरण है? सब कहेंगे। इसमें हर जगह देखेंगे, बस विग्रह में जहाँ महा 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 शब्द आता है वहाँ अक्सर चासो 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 होता है विग्रह करते समय। किंतु जैसे अगर स्त्रीलिंग का है, जैसे महानदी स्त्रीलिंग में आती है, तो वहाँ महान या महान नहीं लिखें, वहाँ विग्रह कहते करते समय महती लिखेंगे। जहाँ पर आपका
महादेवा पुल्लिंग होगा, देवा पुल्लिंग है तो वहाँ महान लिखेंगे। और जहाँ पर इसे महाकाव्यम, काव्य शब्द नपुंसक लिंग में, तो यहाँ महा के लिए विग्रह करते समय महत शब्द का प्रयोग करते हैं। बाकी श्रेष्ठा पुरुषा ये सब समानाधिकरण के उदाहरण थे। उसके बाद आपका था उपमान पूर्व पद, जिसके पूर्व पद में उपमान हो, पूर्व पद उपमान हो, उत्तर पद में जो भी हो। घन श्यामा, घन इव श्यामा, इसमें ध्यान देना, इव 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 ये पद आएगा विग्रह करते समय, ध्यान देना, तो उपमान पूर्व पद कर्मधारय हो जाएगा, इतना याद रखना। समझ में आया? चंद्रमुखम विद्युत चंचला पुरुष व्याघ्र नरसिंह दुग्ध धवलम इत्यादि सब किसके उदाहरण हैं? तो कहोगे उपमान पूर्व पद। रूपक का उदाहरण शोकाग्नि। रूपक का मतलब समझते हैं, शाब्दिक अर्थ जानते हैं कि जहां पर हम किसी उपमान का उपमेय पर भेद रहित आरोप हो जाए, है ना जी। तो जैसे किसी चीज को, जैसे किसी रस्सी को मैंने बताया कि सांप मान लेना, एकदम क्लियर कर देंगे हाँ रस्सी क्या है, सांप ही है। जैसे यहाँ पे शोक अग्नि, शोक एव अग्नि, शोक रूपी अग्नि, शोक मतलब शोक, एव मतलब ही, अग्नि मतलब अग्नि, शोक ही अग्नि है, मान लिया। शोक के समान अग्नि नहीं कह रहे हैं, तुलना नहीं कर रहे हैं, शोक ही अग्नि है मान ले रहे हैं। विद्या ही धन है, मुख ही कमल है, परीक्षा ही पयोधि है, सागर है। ठीक है, इस तरीके से आपके रूपक वाले उदाहरण थे। फिर एक और कि उभय पद विशेषण कर्मधारय, जिसमें दोनों पद विशेषण, पूर्व पद उत्तर पद, तभी लिखा क्या? उभय पद विशेषण। जैसे और अक्सर जो है जब दो रंग हो, उत्तर पद में भी कोई रंग का नाम हो, पूर्व पद में किसी रंग किसी कलर का नाम हो, हाँ हरी हरा बैगनी फिरोजी जो भी हो, अगर दो के मध्य में है तो भले इसका विग्रह जो होता है द्वंद्व की तरह होता है। जे पीता चासो कृष्ण रक्तश्च पीतश्च चाचा, चार थे द्वंद्वा पढ़े रहोगे, और बड़ा चौड़िया के बढ़िया गोला करके द्वंद्व करके चले आओगे। नमत करना, दो रंग दिया है रक्त और पीत, तब उसमें समास कौन सा कर्मधारय होगा, कैसा कर्मधारय? तो दोनों विशेषता रखते हैं अपनी, वो तो ये रक्त पीता श्वेत कृष्ण इत्यादि इत्यादि में समास उभय पद कर्मधारय विशेषण कर्मधारय। मेन है कि चराचरम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चराचरम IMP है, याद रखना। चरंचा अचरंचा, कृताकृतम कृतम चा अकृतम चा, ये सब आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये सब याद रखना। शीतोष्णम शीतम चा उष्णम चा, यहाँ तक आपके हो जाते हैं कर्मधारय समाप्त। अब दो समास आपके छोटे छोटे और बचे हैं, एक है द्विगु समास और एक आपका बहुव्रीहि, जो कि बहुत सेकेंडों में काम करेंगे, चिंता ना करें, बहुत जल्दी ही न चलते हैं। एक समास पढ़ ही लेते हैं, आगे बढ़ने जल्दी से। समास छोटा सा समास है, उसको हम पूरा कर लेते हैं। द्विगु समास, क्योंकि द्वंद्व भी पड़ता है, द्वंद्व भी बड़ा होगा तो आपको अगले वीडियो में, ताकि समास की समाप्ति की जा सके। कौन सा समास? तो कहोगे द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। जानते हैं इसमें क्या बताएं आपको द्विगु समास में? सब तो आप जानते हैं? कहोगे कि संख्या पूर्वो द्विगु, क्या बोलते हो जी? संख्या पूर्वो द्विगु, सीधा सीधा लिखा गया है। आप बहुत दिन आप एकदम हैबिचुअल हो गए होंगे। संख्या पूर्वो द्विगु, संख्या मतलब संख्यावाची, पूर्व मतलब पूर्व पद में क्या हो, कोई संख्या हो तो उसमें क्या हो जाएगा? उसमें आपका द्विगु समास होगा। संख्या पूर्वो द्विगु, समझ में आया? संख्या पूर्वो द्विगु। जैसे एक उदाहरण उदाहरण देखो, मतलब दो पद होगा, एक होगा पूर्व पद, एक होगा उत्तर पद। अब इसमें कहते हैं कि संख्या, जैसे आपका जो पूर्व पद है, ये पूर्व पद में क्या होगा? कोई कोई संख्यावाची शब्द होगा। क्या होगा? संख्यावाची शब्द हो, ये कहता है संख्या पूर्वो द्विगु। जब पूर्व पद में कोई संख्या हो तो कौन सा समास होगा? वो आपका द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा? वो आपका द्विगु समास होगा। समझे? कौन सा समास? तो कहोगे द्विगु समास होगा। आगे देखते हैं, जैसे पंचाननम, पंचम, उदाहरण देखिए।
जैसे कहते हैं क्या, पंचवटी, याद रखना क्या इंपॉर्टेंट उदाहरण है ये सब। क्या है पंचवटी, क्या है जी पंचवटी। आपका है पंचगवम, क्या पंचगवम। ठीक है, आपका उदाहरण है जैसे त्रिलोकी, क्या है वारे त्रिलोकी नाथ, क्या है जी, तो कहोगे त्रिलोकी। आपका उदाहरण जैसे शताब्दी, याद रखना क्या शताब्दी। ठीक है, जैसे आपका सप्तशती पढ़ते हैं, सप्तशती, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, इतना का देखते हैं पहले। चलो, हाँ, पंचवटी, पंचवटी, पंचानाम, ये समाहार है, पंचानाम वटानाम, पंचानाम वटानाम समाहारः, पंचानाम वटानाम समाहारा, पांच वटों का समूह, पांच वृक्षों का समूह। पंचगम, वही सेम टू सेम, पंचानाम गवानाम समाहारः, पांच गायों का समूह। आपका लिखा है त्रिलोकी, त्रयाणाम, याद रखना क्या है त्रयाणाम लोकानाम समाहारः, शताब्दी, शतानाम अब्दानाम समाहारः, शतानाम अब्दानाम समाहारः। सप्तशती, सप्तानाम, सप्तानाम शतानाम समाहारः। ठीक है, सप्तानाम शतानाम समाहारः। अब इसमें देखिए पंचवटी, पूर्व पद में क्या है कोई संख्यावाची शब्द है, फिर पूर्व पद में क्या है संख्यावाची शब्द है, फिर क्या है त्रि, ये भी संख्यावाची, शत, ये भी संख्यावाची, सप्त, ये भी संख्यावाची, पूर्व पद में संख्यावाची शब्द का प्रयोग हो। और क्या है, और साथ ही साथ ये जो है हमेशा जो है एक कर्मधारय, या यूं कह लो उसका जो है ये कर्मधारय का समझो ये उपभेदोपभेद हम समझ सकते हैं, उपभेद समझ सकते हैं। इसमें भी क्या है कि पंचवटियों का समूह, ये वटी का जो है ये विशेषण है कि कितने, तो कहते हैं कितने वट कितने वृक्ष, कहते हैं पांच वृक्ष, पांच क्या संख्यावाची विशेषता है। हम ऐसे कह सकते हैं कि ये भी विशेषता बताई, पूर्व पद की विशेषता उत्तर पद बता रहा है, समझ में आया। लेकिन उत्तर पद की विशेषता जो है पूर्व पद बता रहा है, लेकिन कैसी विशेषता, तो कहते हैं संख्यावाची विशेषण। कैसा, इसीलिए इसको हम कर्मधारय का भी एक भेद मान सकते हैं, संख्यावाची विशेषण। यहाँ क्या है, यहाँ पे विशेषण है तो, लेकिन कैसा विशेषण है, तो कितने, तो संख्यावाची विशेषण है। तभी कहते हैं अरे कितने लोग, तो कहते हैं त्रयाणाम लोका नाम, तीन लोग। कितने गायें, तो कहते हैं पांच गायें, पांच गायों का होना पांच उसकी संख्यावाची विशेषता है। समझ में आया, इसलिए इसको कहते हैं संख्यावाची द्विगुण। एकदम छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा नन्हा सा एकदम लो 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 सा समास है, एकदम बहुत अच्छा सा समास है, छोटा सा है, एक सेकंड में समझने वाला समास। ऐसे कहते नहीं, अष्टाध्यायी आपने पढ़ा है, हाँ तो अष्टाध्यायी ऐसे पढ़ते हैं। हाँ जी, अष्टाध्यायी कहेंगे, अष्टाध्यायी में समास कौन सा है कभी पूछ ले, क्योंकि अष्टाध्यायी मैंने बताया कितने अध्याय, 8 अध्याय होते हैं, तभी तो आप कहते हो कि अष्टानाम अध्यायानाम, अष्टानाम अध्यायानाम नाम समाहारः। समझ में आया क्या, समाहारः। 8 अध्यायों का जो है समूह, वो क्या है अष्टाध्यायी। समझे, चतुर्फलम चतुर्युगम चतुर्नाम युगानाम सम, चतुर्युगम, एक लिख लो चतुर्युगम, क्या चतुर्युगम, चतुर्नाम क्या हो जाएगा चतुर्नाम
युगानाम समाहारः। ठीक है जी। यहाँ हर जगह देखो अष्ट शब्द आया, संख्यावाची, चतुर शब्द आया, ये भी संख्यावाची, पूर्ण पद में संख्या का प्रयोग हो और संख्यावाची विशेषण हो तो आप ऐसा मान सकते हैं। यहाँ पे समास कौन सा होगा तो आप कहोगे यहाँ पे समास होगा संख्यावाची द्विगु, द्विगु समास होगा। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम मिलते हैं आपसे द्वंद्व और बहुव्रीहि के साथ, फिर उसके बाद हम शुरुआत करेंगे आगे की। बाकी सारे वीडियोज आपको लगातार मिल रहे हैं। और एक चीज़, बस जैसे ही हमारा समाज खत्म होता है और उसके बाद एक दो टॉपिक और है तो मैं एक एक प्रकरण का टेस्ट सीरीज आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा संस्कृत भाषा का, तब जुड़ना मत भूलिएगा। और जुड़ने के पहले मैं टेस्ट सीरीज लेके आऊँ उसके पहले मैं जो भी आपके इस यूट्यूब चैनल एग्जाम कोच पे पढ़ाया हुआ हूँ एक बार जाके विजिट करके एक बार देख लेना, तब आपको शायद वो टेस्ट सीरीज देने में और मज़ा आएगी। और जब आप प्रैक्टिस होगे तो आप फटा धड़ल्ले से आंसर करेंगे, आप बिल्कुल नहीं रुकेंगे। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार, शुभम भूयात सर्वदा।